Assalamu alaikum dear students, hope you are pretty well. You are most welcome to my YouTube channel Ishfaq Sir's Physics Concept Classes, where you enjoy learning the concepts of physics in a more simple way. तो मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 12th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण और लुत्फानंदोज रहने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि आप लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। पेन और कॉपी ले लीजिए और लेक्चर को नोट करते जाइए। सो हियर इज द लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल टॉपिक अबाउट द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के लिए ये आखिरी टॉपिक रहने वाला है एंड द टॉपिक इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वहां पर हम एक बार मैग्नेट को रखेंगे और देखेंगे उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यानी कि उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यह बराबर डाइपोल के पैरेलल चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा वहां पर हम अप्रोच यूज किए थे वैसा ही यहां पर भी अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, तो कल इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया था दैट वाज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज वो नहीं है, आज पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर हमने कुछ स्टेबल पोजीशंस देखी थी उसकी, कि डाइपोल चाह रहा था कि मैं उसी डायरेक्शन में रहूं, बार मैग्नेट चाह रहा था कि मैं उसी डायरेक्शन में रहूं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्यों, तो वो आज डिस्कस होगा, वहां पर स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया चलेगा, तो वो आज आपको पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, तो वो आपको बनाना आ जाएगा। तो सपोज ये मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा हूं, और ये मेरे पास जो है सपोज दिस इज द साउथ पोल ऑफ द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए तो पहले ये चीज करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पता है कि व्हाट विल हैपन, यहां से यहां तक जो होगा, यहां से यहां तक जो होगा, इट विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या करता हूं कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चलो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, चलो दैट इज बी, कैपिटल बी वेक्टर। Are you getting me? What does capital B mean? It means that it is the strength of the external uniform magnetic field. अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या करना है, आपको पता है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो मैंने पैरेलली स्पेस्ड लाइंस बनाई, क्योंकि आपको पता है कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जियोमेट्रिकली। ठीक है, तो बहुत अच्छा। अब मैं इसमें एक बार मैग्नेट को रखता हूं, तो कैसे रखेंगे आप पे निर्भर करता है, तो हम इन जनरल जैसे ले रहे थे वैसे ही लेंगे एट सम एंगल थीटा। तो यहां पर मैं एक बार मैग्नेट को लेके आता हूं, तो जो इससे पहले लेक्चर था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट, वो आपने पहले पढ़ना होगा, उसके बाद ये है, क्योंकि तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो ये होगा, सपोज दिस इज द साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट एंड दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट, और एक बार मैग्नेट की डायरेक्शन किधर की तरफ हम मान के चलते हैं, हम उधर की तरफ उसकी डायरेक्शन मान के चलते हैं जिधर की तरफ उसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो आपको पता है कि एक डाइपोल आया, एक बार मैग्नेट आया, तो डाइपोल मोमेंट पक्का होगा। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो आप डाइपोल की बात मत करिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है एंड माशाल्लाह बार मैग्नेट एक डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल, और इसके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो बताइए इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, m, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो वो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डाइपोल लेंथ, या लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी स्मॉल m है, चलो मैं लिखता हूं इधर, और इसकी भी स्मॉल m है। आर यू गेटिंग मी? तो इनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल होती है। तो अब साउथ, यहां पर ये साउथ पोल है, अब यहां पर ये नॉर्थ पोल है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड द डाइपोल लेंथ और द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, एंड दैट इज सिंपली डिनोटेड बाय 2a। किससे डिनोट करते हैं, 2a से। तो यहां पर एक पॉइंट होगा दैट इज द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट और सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब मुझे बताओ इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना होगा, m into 2a। आर यू गेटिंग मी? सो m into 2a will be the magnitude of the dipole moment of this bar magnet।
बट डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, जिधर की तरफ डाइपोल लेंथ होगी, यानी कि लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट हम मानते हैं, वो भी हम वेक्टर मानते हैं। तो कहां से कहां तक, साउथ से लेके नॉर्थ की ओर। तो इसका मतलब यह है कि बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जिधर की तरफ एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है ना, उधर ही की तरफ हम मान के चलते हैं कि ये डाइपोल उधर ही की तरफ डायरेक्ट करता है, या एक बार मैग्नेट उधर ही की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब कि डाइपोल किस एंगल पे रखा है मैंने, सपोज ये जो यहां से यहां तक है, यू नो वेरी वेल नाउ व्हाट इज दिस थिंग विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड यू नो वेरी वेल दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। Suppose this bar magnet is held at an angle theta with the direction of the magnetic field. Are you getting me? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और थीटा दो वेक्टर्स के बीच में तभी डिफाइन होता है जब टेल टेल के साथ कोइंसाइड हो जाए। तो यहां पर मैंने एक और एंगल ले लिया, थीटा। तो ये थीटा क्या है, ये थीटा जो मैंने ले लिया, इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द बार मैग्नेट विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका मतलब कि थीटा इज एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। आर यू गेटिंग मी? इनके बीच में ये एंगल है। आर यू गेटिंग मी? आगे चलते हैं। तो किसी भी एंगल पे रखा हमने। अब आपको पता है कि इससे पहले जो आपने लेक्चर पढ़ा है, आपने देखा है कि एक डाइपोल है मेरे पास, तो इस डाइपोल को मैंने एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा एट सम एंगल थीटा। तो इस पे क्या पड़ेगा, इस पे टॉर्क पड़ेगा, और वो टॉर्क किस दिशा में पड़ेगा, कौन सा सेंस लेगा, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो इस तरह से पड़ेगा ताकि वो इस डाइपोल को उधर की तरफ रखे, उधर की तरफ डायरेक्ट करे जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, नॉर्थ टू साउथ, उधर की तरफ, और डाइपोल ऐसे है, तो इस पे टॉर्क पड़ेगा किधर की तरफ, ऐसे, मतलब कि क्लॉकवाइज इस पे टॉर्क पड़ेगा। ये टॉर्क कौन डालेगा इस पे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालेगा, क्योंकि उसको ये इसकी अदा पसंद नहीं है। तो वो चाह रहा है जिधर की तरफ मैं हूं उधर की तरफ ये भी हो। सपोज दिस टॉर्क जो इस पे अब पड़ रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड एट दिस इंक्लिनेशन थीटा कितना होगा, वो तो आपने पढ़ा है। तो ये जो डाइपोल है, ये जो बार मैग्नेट यहां पर है, इसको क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। इस पे क्या पड़ेगा, इस पे टॉर्क पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, वो टॉर्क एक्चुअली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगा रहा है, नेट फोर्स तो जीरो होता है, वो तो आपने देखा है इससे पहले वाले लेक्चर में। अब मुझे बताओ वो टॉर्क कितना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपको पता होगा दैट टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इन मैग्नीट्यूड हम ये कह सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा। इसका मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूं, बट आपको पता है कि ये कैसे लग रहा है, ये लग रहा है क्लॉकवाइज। कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज। एम बी साइन ऑफ थीटा, इतना टॉर्क लग रहा है। वायर एम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। आर यू गेटिंग मी? सो इतना टॉर्क इस पे पड़ रहा है, मगर किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट यहां पर क्या टॉपिक का नाम है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्टोर्ड एनर्जी। एनर्जी तब तक स्टोर नहीं होती जब तक आप वर्क ना करें, जब तक आप वर्क ना करें। अब मसला है कि सर क्या हर कोई वर्क स्टोर होती है? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओनली वो वर्क स्टोर होती है जो आप कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट करें, जो आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करें। तो यहां पर फोर्स नहीं लग रहा है, यहां पर तो टॉर्क लग रहा है। पर टॉर्क कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यह है कि हमने इस डाइपोल को, इस बार मैग्नेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। सो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर टॉर्क लगा रहा है, और ये जो टॉर्क है ये भी यहां पर क्या होगा, कंजर्वेटिव। ये भी क्या होगा, कंजर्वेटिव। और अगर ये टॉर्क कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो अगर आपने एनर्जी को स्टोर करना है तो उसके लिए एक ही नुस्खा है, वो ये है कि वर्क करिए, और वर्क किसके अगेंस्ट करिए, इसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट
अगेंस्ट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तब तक नहीं आएगा जब तक एक कंजर्वेटिव फील्ड ना आ जाए। तो यहां पर अगर कंजर्वेटिव फोर्स टॉर्क लग रहा है मगर किस दिशा में, इन द क्लॉकवाइज फैशन, तो आपने वर्क जो करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉर्क वर्क भी करता है, वो तो आपको पता होगा कि वर्क जो होती है दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर हम रोटेशनल डायनामिक्स की बात करेंगे तो वहां पर जो वर्क होता है दैट इज टाउ वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर, क्योंकि वहां पर आप घुमाते हैं, वहां पर आप चलाते नहीं है। तो जब चलाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, और जब आप घुमाएंगे तो ये वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। चाहे फोर्स हो या टॉर्क, तो दोनों वर्क कर रहे हैं। आगे में अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर टॉर्क कैसे लग रहा है? क्लॉकवाइज। ये कंजर्वेटिव टॉर्क है, बिल्कुल। तो आपने इसके अगेंस्ट वर्क करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, वो कैसे करनी पड़ेगी? जो हमारा टॉर्क होगा वो कैसे होना चाहिए? वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि मैंने यहां पर वर्क करनी पड़ेगी। तो वो क्यों करूंगा? वर्क में इसलिए करूंगा ताकि एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। अब ट्रांसफर एनर्जी तो हो गई, अब ये स्टोर कब होगी? जब आप वर्क किसके अगेंस्ट करेंगे? जब आप वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स करेंगे या कंजर्वेटिव टॉर्क के अगेंस्ट करेंगे। तो जब जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे वही वर्क स्टोर होती है। क्या होती है? स्टोर्ड होती है। एंड दैट स्टोर्ड वर्क और दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। खत्म बात। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस वर्क निकालनी है। तो वर्क निकल के आ गया, पर कौन सी वर्क? जो आप किसके अगेंस्ट करेंगे? इस टॉर्क के अगेंस्ट। ये टॉर्क अगर इस बार मैग्नेट को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप बोलेंगे कि सर ये तो सिंपल है, अब मैं क्या करता हूं? अब मैं एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करूंगा और इसको मैं घुमाऊंगा कैसे? चलो मैं इधर लिखता हूं टाउ एक्सटर्नल। आगे में मैं टॉर्क एक्सटर्नल क्यों अप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि मैंने ये वर्क तभी स्टोर हो जाएगी जब मैं कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क करूं। तो कंजर्वेटिव फील्ड इसको ऐसे घुमाना चाहता है, तो मैंने एक्सटर्नल टॉर्क ऐसे लगाना कि ताकि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, तब जाके एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आगे में तो मसला ये है अब कि सर मैं कितना टॉर्क अप्लाई किया, क्योंकि वर्क जो होगी दैट इज टाउ डॉट थीटा। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड आप देखेंगे वो टाउ थीटा डी जो भी होगा कॉस ऑफ द अल्फा, जो इनके बीच में एंगल होगा। आई डोंट वरी अबाउट दैट। मगर यहां पर तो आपको टाउ चाहिए। टाउ मींस एक्सटर्नल टॉर्क आपने कितना अप्लाई किया। तो उसके लिए भी फिजिक्स में बहुत ही फंडा है। वो क्या है कि आप इसको कैसे घुमाएं? आप इसको स्लोली घुमाएं। स्लोली का मतलब यह है कि आप इसको ऐसे घुमाएं ताकि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। क्यों? क्योंकि जब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना होगी तो नेट टॉर्क जीरो होगा। तो इस बार मैग्नेट पे कितने टॉर्क लग रहे हैं? एक तो ये वाला टॉर्क लग रहा है और मेरा एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है। तो जब मैं विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन चला घुमाऊंगा इसको तो नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। तो ये टॉर्क इसके बराबर होगा। इसका तो मैग्नीट्यूड हमें पता है वो कितना है, mb sin ऑफ थीटा। तो इसका मतलब कि जो मैं यहां से टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं वो भी इसी मैग्नीट्यूड का है। आर गेटिंग मी? तो इसलिए यहां पर स्लोली का कांसेप्ट आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये बहुत अच्छा है, हम तो टॉर्क अप्लाई करेंगे, इसको घुमाएंगे, क्या हमने पता है कि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मसला ये था कि कितना टॉर्क आप अप्लाई करेंगे ताकि इसको घुमाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जितना टॉर्क वहां से लग रहा है उतना यहां से भी होगा। अब वो पॉसिबल कैसे? जब आप विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन इसको घुमाएंगे। सो यहां पर हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसको, ये जो बार मैग्नेट है इसको हम थोड़ा डी थीटा से डिस्प्लेस करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी देंगे? डी थीटा। चलो मैं ये डी थीटा मानता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डी थीटा है, ये जो डी थीटा है, इज इट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? इट इज टोटली एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप अब घुमा रहे हैं इसको ऐसे। तो इट इज फ्रॉम दिस इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट मैंने दी थी? डी थीटा। मगर कैसे दी थी? विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि स्लोली। ऐसे नहीं घुमाना है, फिर आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कितना टॉर्क अप्लाई किया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप कितना एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए यह फंडा है कि आप यहां पर स्लोली वाला कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट यूज करिए। यहां पर इसको आप स्लोली घुमाइए, यानी कि आप यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रखिए, क्योंकि जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो नेट टॉर्क जीरो होगा फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल डायनामिक्स। तो आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम यही बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में तो वहां पर टाउ नेट आ जाएगा, वहां मास नहीं आ जाएगा, वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, वहां एक्सेलरेशन नहीं आएगा, वहां एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो अल्फा जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, तो टाउ नेट क्या होगा, तो टाउ नेट जीरो होगा। तो टाउ नेट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो क्लॉकवाइज के बराबर होगा, या क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा। दैट इज व्हाई मैं यहां पर ये वाला फंडा यूज करता हूं। तो अब क्या करेंगे कि इस टॉर्क, इस बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। क्या रोटेट कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सर, क्योंकि हमें पता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तभी जितनी वर्क हम करेंगे वो स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज दैट इज नॉट गोइंग टू गेट स्टोर्ड। आर यू गेटिंग मी, क्योंकि आपने कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क करनी पड़ेगी। तो इस बार मैग्नेट को रोटेट करेंगे, यहां पर चलाना नहीं है, यहां पर घुमाना है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, हमने भी घुमाना है पर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो कितना घुमाएंगे, मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा घुमाएंगे, क्योंकि जब आपको डी थीटा के लिए आपको पता चलेगा कि आपने कितनी वर्क करी, तो आप बड़े थीटा के लिए भी आप वर्क निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आर यू गेटिंग मी, तो आगे चलते हैं। इस बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे, रोटेट कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मगर कैसे, कितना रोटेट करेंगे, डी थीटा, यानी कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज, मगर कैसे देंगे, विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों देंगे, अगर ये ना होगा तब आपको ये नहीं पता कि आपने कितना टॉर्क अप्लाई किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कॉन्सेप्ट में, कि एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि तब नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो, तो जितना वो होगा उतना ये होगा। अब वो पॉसिबल कैसे विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आपने इसको ऐसे घुमाना है, स्लोली, क्योंकि जब आप स्लोली घुमाएंगे इसको तो क्या होगा, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो के करीब होगी, यानी कि जीरो हम मान सकते। तो जब वो जीरो होगी तो इसका मतलब ये है कि नेट टॉर्क जीरो होगा। तो जितना हमने टॉर्क अप्लाई किया उतना वहां से भी अप्लाई हो रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब बार मैग्नेट को हमने घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाया, कितना घुमाया, डी थीटा घुमाया, और कैसे घुमाया, विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन घुमाया, तो फिर थोड़ा घुमाया, तो थोड़ी वर्क करेंगे आप तो थोड़ी वर्क करेंगे, मगर किसके अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट, वो स्टोर हो जाएगी। तो देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। बताइए इसको घुमाने में हम कितनी वर्क करेंगे, बहुत कम करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, DW। आर यू गेटिंग मी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू, यहां पर F डॉट ds नहीं होगा, यहां पर F डॉट d थीटा, टाउ डॉट d थीटा चलेगा, यानी कि टाउ एक्सटर्नल कितना किया उसको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, कितना घुमा दिया, तो d थीटा वेक्टर से, बिकॉज एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज आपने याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं अप्लाई कर रहा हूं ना एक्सटर्नल टॉर्क, यहां से आपको पता है कि मैं कैसे घुमा रहा हूं, मैं टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई कर रहा हूं, और यहां पर जो रोटेशन आ रही है वो भी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो यहां पर दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यहां पर ये चौकस रहना पड़ेगा। बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। आर यू गेटिंग मी, तो बहुत अच्छा। तो यहां पर देखिए मैं क्या लिखता हूं, मैं इसका फॉर एग्जांपल अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर के बदले मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, और डॉट प्रोडक्ट करूंगा बी वेक्टर का तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी कैप। आर गेटिंग मी, दिस इज अगेन द सेम। आर गेटिंग मी, मैंने कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं करी, क्योंकि ए वेक्टर के बदले मैंने मैग्नीट्यूड भी लिखा और डायरेक्शन भी लिखा। आर गेटिंग मी, तो सेम हैपनिंग हियर, मैं यहां पर भी वही यूज करूंगा। ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा टाउ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड, टाउ वेक्टर है तो टाउ की डायरेक्शन, तो टाउ की डायरेक्शन कौन देगा, आप इसको कैसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क आपकी तरफ लग रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा थंब आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा, तो वो आपकी तरफ है। अगर इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उधर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो आपकी तरफ तो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी, तो उधर की तरफ अगर यूनिट वेक्टर आई कैप है, इधर की तरफ जे कैप है, तो आपकी तरफ तो के कैप है। आर गेटिंग मी, अब मैं जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो बताइए टॉर्क की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, टुवर्ड द पॉजिटिव z एक्सिस, एंड द यूनिट वेक्टर रिस्पांसिबल फॉर द पॉजिटिव z एक्सिस इज k कैप। तो मैग्नीट्यूड लिखा तो यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे k कैप।
आर में बहुत आसान कर दिया मैंने इसको। तो उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि ये फिर से वेक्टर है। मैंने यहां पर कौन सा फॉर्मेट यूज किया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। इसको मैं अलग ब्रेक किया, इसको मैं अलग ब्रेक करूंगा। तो कितना घुमाया, तो मैंने डी थीटा घुमाया, तो डी थीटा मैग्नीट्यूड है। अब इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो आपको पता है कि मैंने ऐसे घुमाया तो आपकी तरफ फिर से पॉइंट करेगा। तो वेक्टर इज, ये जो एंगल है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो जो डी थीटा है वो ऐसे घुमा, तो डायरेक्शन किधर की तरफ, आपकी तरफ, एंड यूनिट वेक्टर आपकी तरफ कौन है, के कैप। तो इधर भी के कैप होगा। आर गेटिंग में कुछ नहीं किया, इनको अलग अलग कर दिया। अब आगे देखिए, तो मैं यहां पर लिखता हूं, मुझे लगता है कि ये आपके लिए विजिबल नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसको अब आगे इवैल्यूएट करता हूं। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा किसके बराबर निकलेगा, आपको पता है टाउ एक्सटर्नल, इसका मैग्नीट्यूड है ये टाउ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड। आपने विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन चलाया इसको, तो जितना टाउ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड है उतना इसका भी मैग्नीट्यूड है जो इस पे लग रहा था। जो इस पे कौन लगा रहा था, जो इस पे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा था। तो इस टाउ एक्सटर्नल के बदले हम टाउ लिखेंगे, वो वही है जो यहां से लग रहा था। तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कोई मायने नहीं रखता। आप यहां पर सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किनके लिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर उसको लगता है, स्केलर उसको नहीं लगता। यहां पर मैग्नीट्यूड है, यहां पर मैग्नीट्यूड, तो सीधे मल्टीप्लाई करिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो टाउ, इसके बदले मैंने वो टाउ लिखा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो डी थीटा लिखेंगे, तो डी थीटा लिखा। नाउ यहां पर बचा के कैप डॉट के कैप। व्हाट इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इट इज, you know very well what it is a square। तो k cap dot k cap it is 1 square and it is 1, you know very well, क्योंकि k cap का मैग्नीट्यूड 1 है, k cap का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 into 1 cos ऑफ, तो k cap जिधर की तरफ उधर की तरफ दूसरा k cap, तो एंगल इज 0, तो 1 into cos ऑफ 0, cos 0 हो गया 1, 1 into 1 हो गया 1, तो इसका मतलब कि ये 1 आ जाएगा इधर। तो हटा दे इसको। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगी, तो टॉर्क कितना अप्लाई किया था जब ये थीटा एंगल पे था, उस टाइम कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा था इस पे, तो वो तो निकल रहा, वो तो हमने इससे पहले निकाला था एम बी साइन ऑफ थीटा, तो वो था एम बी साइन ऑफ थीटा। आर गेटिंग मी, ये पहले वाले टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, तो डी थीटा। अब आप बोलेंगे कि सर जब आपने थोड़ी रोटेशन दे दी इसको, वो तो चेंज हो जाएगा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरी ये जो रोटेशन है वो भी तो देखिए, वो डी थीटा है, बहुत कम है। इसका मतलब कि जितना पहले टॉर्क लग रहा था थीटा पे, वो थीटा प्लस डी थीटा पे फिर से वही लगने वाला है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली वही लगने वाला है, क्योंकि डी थीटा इज टेंडिंग टू 0, मतलब कि ये इट इज अगेन द एट एन एंगल थीटा। आर यू गेटिंग मी? सो दैट इज द टॉर्क इज गेटिंग टू रिमेन द सेम। तो यहां पर एम बी साइन थीटा डी थीटा रहा, तो ये हमें निकली क्या, वर्क डन। मगर कितनी, जब हमने डी थीटा निकाल, डी थीटा रोटेशन इसको दे दी। अब मैं कह रहा हूं आपको, नहीं ये मत करिए, इसको डी थीटा रोटेशन मत दे दीजिए। इसको आप, अगर ये पहले ऐसे था, चलो मैं मानता हूं कि ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, थीटा 1, आप इसको यहां पर लेके आइए, इतना रोटेट करिएगा एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये जो अब एंगल बनाए वो थीटा 2 हो। मतलब अब मुझे कितनी वर्क करनी पड़ेगी, जब मैं थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इसको घुमाऊं तो कितनी वर्क करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तो आपको इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो टोटल, मैंने टोटल लिखा था, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग, किसको हम रोटेट करेंगे, इस बार मैग्नेट को, रोटेटिंग द बार मैग्नेट, कहां से कहां तक, रोटेटिंग द बार मैग्नेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, मगर कैसे, इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तभी जाके ये वर्क स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू गेट स्टोर्ड। आर गेटिंग मी? तो बताइए वो किसके बराबर निकलेगी, इस छोटी वर्क के लिए आपने रिलेशन निकाली, तो बड़ी वर्क क्या होगी, इसको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इट विल बी थीटा डी थीटा। तो जो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है तो वही लिमिट्स भी देने पड़ते हैं। तो यहां पर एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा है, तो एंगल है, तो एंगल कहां से कहां तक ले रहे, थीटा
1 से लेके थीटा 2 तक। चलो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक जो वर्क होगी वो W होगी, 0 से लेके W तक, क्योंकि हमने थीटा 1 तक चलो मान लिया कोई वर्क नहीं करी, तो इसका मतलब कि हम थीटा 1 से रोटेट करना चाह रहे हैं, तो dw की इंटीग्रेशन W एंड इट विल बी टोटली W, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, मगर किसके अगेंस्ट? कंजर्वेटिव टॉर्क के अगेंस्ट। ये वर्क क्या होगी? स्टोर। तो जितनी ये वर्क निकलेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी, उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग मी? सो W m, तो डाइपोल है तो उसका अपना डाइपोल मोमेंट होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट चेंज। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब कि m भी बाहर आ जाएगा, m भी बाहर आ जाएगा। अब क्या अंदर बच्चा? साइन थीटा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस थीटा। याद है? अगर याद नहीं है तो मैं यहां पर एक फंडा देता हूं आपको, आप बस डिफरेंशिएशन याद रखिए। तो डिफरेंशिएशन साइन थीटा की क्या है? कॉस थीटा। बहुत अच्छा। और अगर कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन क्या है साइन थीटा की, बोलना कॉस थीटा नहीं माइनस कॉस थीटा, उल्टा नेगेटिव साइन रिवर्स कर देना। तो अगर आपको कोई पूछे कि कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, मत डरिए, तो आप देखिए कि कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या है, तो बताइए डिफरेंशिएशन क्या है कॉस थीटा की? आप बोलेंगे कि सर माइनस साइन थीटा है, तो मैं बोल दूंगा कि आप बताइए इंटीग्रेशन क्या है कॉस थीटा की, तो आप बोल दीजिए इसका उल्टा यानी कि साइन थीटा। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, बट इट इज नॉट एनी रूल। ये मैं आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं कि साइन थीटा की डिफरेंशिएशन अगर कॉस थीटा है तो साइन थीटा की अगर इंटीग्रेशन कोई पूछेगा cos थीटा ही होगा, बट नेगेटिव साइन ना हो। आर गेटिंग मी? अगर cos थीटा की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा की इंटीग्रेशन होगी अब माइनस टाइम्स माइनस साइन थीटा, एंड दैट इज प्लस साइन थीटा। आर गेटिंग मी? बहुत अच्छा। तो अब मुझे यहां पर बताइए साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या है? मत देखिए इंटीग्रेशन को, डिफरेंशिएशन याद रखिए। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा? cos थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विल बी माइनस cos थीटा। आर गेटिंग मी? तो इट इज माइनस cos थीटा। तो बताइए लिमिट क्या लगेगा? पहले लोअर लिमिट लगेगा, यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आर गेटिंग मी? तो आगे चलते हैं, उधर मैं लिखता हूं अब, तो आप भी कंटिन्यूअसली नोट करते जाए, ठीक है? तो वीडियो को पॉज करके ये सब चीजें साथ साथ उतार ले आप। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर निकली? अब अगर मैं इस माइनस को कॉमन करूं तो ये बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी माइनस एम बी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अंदर क्या बचा? कॉस थीटा। तो पहले अपर लिमिट लेंगे, तो ये होगा कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो इसका मतलब ये है कि इतनी अमाउंट आपने वर्क करनी पड़ेगी किसके अगेंस्ट? कंजर्वेटिव टॉर्क के अगेंस्ट। किसको? इसको कहां से कहां तक घुमाने के लिए? थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक घुमाने के लिए आपको इतनी वर्क करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, बट दिस वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव टॉर्क। तो बताइए ये वर्क क्या होगी? ये स्टोर होगी, एंड दैट स्टोर्ड इज कॉल्ड, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द external uniform magnetic field of this bar magnet in the uniform external magnetic field is U is equal to minus mb cos of theta 2 minus cos of theta 1। यहां से आपको मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है। ये दो पॉइंट्स के बीच में बता रहा है कि आपने कितनी एनर्जी दे दी या कितनी एनर्जी ले ली। आर यू गेटिंग मी? तो यही बोल रहा है। सो देयर इज नो एनी पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, वो किसी और पॉइंट के मुताबिक होती है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। आप उस रेफरेंस पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, बट पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है। तो यहां पर भी आपको यह पता चला कि हां सर ये तो क्लियरली डिफरेंस है कि जब मैं थीटा 1 कॉन्फ़िगरेशन से लेके थीटा 2 कॉन्फ़िगरेशन तक आया तो इसके पास कितनी एनर्जी आई, तो वो इतनी होगी। थीटा 1 तक इसको कितनी एनर्जी आई थी, वी डोंट नो अबाउट दैट थिंग। आर यू गेटिंग मी? तो हम उसको जीरो मान सकते हैं। अब यहां पर यही इसकी ओरिजिनल फार्मूला है, बट थोड़ा इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम किसी पॉइंट पे मान लेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। बट रिलेशन तो यही है, क्योंकि पोटेंशियल ये क्या होगा एक्चुअली? ये क्या है? इट इज नॉट द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में? थीटा 2 माइनस u theta 1। Are you getting me? Potential difference between the potential difference of the bar magnet at an angle theta 2 and at an angle theta 1, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगी माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। वो सिंपलीफाई क्या है वो मैं यहां पर करता हूं।